नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वकील जी क्लासेस में। आज हम इस क्लास में बात करेंगे जीएसटी में आने वाली 100 ऐसी समस्याओं के बारे में। 100 ऐसे एरर जो कि हर एक जीएसटी की रिटर्न वगैरह फाइल करते समय या जीएसटी के रजिस्ट्रेशन करते समय हर एक व्यापारी को फेस करनी पड़ती है। तो आज का हमारा टॉपिक है इस वीडियो के लिए, वो है 100 जीएसटी पोर्टल इश्यूज एंड उसके सॉल्यूशन, सजेस्टेड सॉल्यूशन क्या होंगे उसके बारे में वीडियो है। तो इस वीडियो को हम, ये थोड़ी सी एक वाइड कवरेज है, कम से कम 100 से ज़्यादा ऐसे टॉपिक है जिसके ऊपर हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो इस वीडियो के कुछ एक पार्ट्स बनेंगे, उन पार्ट्स में इस वीडियो को हम बनाएंगे। तो बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी सेम वीडियो बनाते रहें। तो आज का हमारा टॉपिक है जो कि रजिस्ट्रेशन के टाइम में आने वाले एरर, जो कि हर एक व्यापारी जब भी कोई जीएसटी के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करने जाता है तब उसके सामने जो जो रजिस्ट्रेशन के टाइम में जो एरर आते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला आपका एरर आता है, वो आता है रजिस्ट्रेशन के टाइम में एरर नंबर 1.1.1, स्टेटस ऑफ योर एरर जनरेटेड अगेंस्ट न्यू रजिस्ट्रेशन इज शोइंग पेंडिंग फॉर क्लैरिफिकेशन। तो इस अगर आपके सामने ये एरर आता है तो आपको क्या करना होगा कि आपके नाम से जब शोकेस नोटिस इश्यू होता है तब आपको ये एरर आता है। तो आपको कुछ नहीं करना, अपने जो जुडिशियल ऑफिसर है उससे कांटेक्ट करना है और उसको कहना है कि सर मेरे नाम से जो भी शोकेस नोटिस इश्यू है उसका मैं क्लेरिफिकेशन देना चाहता हूँ, और आप एक एप्लीकेशन उस क्लेरिफिकेशन शोकेस नोटिस के साथ लगा के और उसको पेंडिंग फॉर क्लेरिफिकेशन से निकाल सकते हैं। ठीक है। और दूसरा आपका आता है रजिस्ट्रेशन इश्यू नंबर 2, एरर नंबर 1.1.2, सिस्टम एरर ओकर्ड व्हाइल ट्राइंग टू सबमिट एप्लीकेशन थ्रू जीएसटी। तो आपको कुछ नहीं करना सर, सिस्टम एरर आता है तो आपको क्या करना होता है कि उस टाइम आप उसको अगर आपने रजिस्टर कर लिया है तो उसको वापस से रजिस्टर करिए डीएससी को, अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो उसको रजिस्टर कर लीजिए अपने डीएससी को। आपको कुछ नहीं करना, टीआरएन में जाना है, सर्विस में जाना है, यूजर सर्विस में जाना है, यूजर सर्विस में जाके आपको रजिस्टर पे जाना है, रजिस्टर पे जाके आपको अपडेट रजिस्टर और अपडेट डीएससी पर क्लिक करना है और अपने डीएससी को अपने पीसी से कनेक्ट करके उसको रजिस्टर करना है। आपका इस एरर का सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर तीसरा इश्यू आता है रजिस्ट्रेशन के टाइम में, वो है एरर नंबर 1.1.3, अपडेटिंग रिस्ट्रिक्शन इन एप्लीकेशन। तो सर रिस्ट्रिक्शन जो अपडेट होता है वो सिर्फ आपका जो जुडिक्शन ऑफिसर होता है या आपका जीएसटी ऑफिसर है वही आपका जुडिक्शन चेंज कर सकता है। तो आप अपने जो भी आपका जुडिक्शन ऑफिसर है उससे कांटेक्ट कीजिए, और अगर आपसे गलत जुडिक्शन सिलेक्ट हो चुका है तो अपने जुडिक्शन ऑफिसर से कांटेक्ट कीजिए और उसको कहिए, अपने जीएसटी अधिकारी को कहिए कि सर मेरे से गलत मेरा जुडिक्शन है वो सिलेक्ट हो चुका है, और उसको आप अपडेट कर दीजिए, वो कर देगा। फिर आपका इश्यू नंबर 4 आता है रजिस्ट्रेशन के टाइम में, एरर नंबर 1.1.4, अनेबल टू ऐड एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस एज ऐड न्यू ऑप्शन इज डिसेबल। जब आपका तो इसका कुछ सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है सर। आप जब पार्ट बी, रजिस्ट्रेशन के पार्ट बी में जाइए, पार्ट बी में जाके डिटेल्स ऑफ एप्लीकेशन प्लेस ऑफ योर बिजनेस लिखा हुआ आएगा, उसमें नंबर ऑफ एडिशनल प्लेसेस लिखा होगा, उसमें आपको एक को हटा के 2 या 3 जितने भी आपके एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है उतने लिखिए। फिर आपका जो न्यू ऐड का ऑप्शन है वो डिसेबल से अनेबल हो जाएगा। फिर आपका आता है इश्यू नंबर 5, एरर नंबर 1.1.5, ई कॉमर्स और इंटरस्टेट सप्लायर कैन नॉट ऑप्ट फॉर कंपल्सन। तो सर कंपल्सन स्कीम का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग अगर आप कोई इंटरस्टेट सप्लाई करते हो, किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट कोई माल बेचते हो, या अगर आप ई कॉमर्स कोई भी आप गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो आप कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट नहीं करते। सिर्फ कंडीशन एक है, जो रेस्टोरेंट बिजनेस है वही
ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेल अपना गुड्स और सर्विस बेच सकते हैं। और अगर आपका रेस्टोरेंट नहीं है तो आपको कंपल्सन, अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस करते हो या आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट माल बेचते हो तो आप कंपल्सन स्कीम के लिए ऑप्ट नहीं कर सकते। तो ये ध्यान रखना। आपका रजिस्ट्रेशन के टाइम में इश्यू नंबर 6 है, एरर नंबर 1.1.6 एक्सेस डिनाइड एट द टाइम ऑफ लॉगिन। तो आपको कुछ नहीं करना सर, आपको अपने जुरिडिक्शन ऑफिसर से कांटेक्ट करना है या एक रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है कि सर मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ अपने पोर्टल पे, या आप अपने जुरिडिक्शन ऑफिसर है उससे जाके मिलिए और उनको कहिए कि सर मैं अपने पोर्टल पे जब लॉगिन कर रहा हूँ तो इसमें लिखा हुआ रहा है एट द टाइम ऑफ लॉगिन एरर नंबर 1.1.6 एक्सेस डिनाइड एट द टाइम ऑफ लॉगिन। तो दोस्तों अपना जो 7 नंबर पॉइंट है रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, वो है न्यू रजिस्ट्रेशन इश्यू नंबर 7, एरर नंबर 1.1.7 अनेबल टू डाउनलोड ऑर्डर और या शोकेस नोटिस न्यू रजिस्ट्रेशन आरसी अमेंडमेंट आरसी और गेटिंग पेज नॉट फाउंड। तो आपको कुछ नहीं करना सर, आपको क्या करना है, जीएसटी पोर्टल पे जाना है, सर्विस में जाना है, व्यू में जाना है और डाउनलोड सर्टिफिकेट कमांड कर देनी है। और अपॉन अप्रूवल हो, यानी कि जो आपका आरसी और ये जो सर्टिफिकेट्स है वो 24 घंटे के अंदर अंदर आपका इश्यू होता है जब आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं जीएसटी में। उसके बाद और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, नहीं डाउनलोड हो पा रहा, तो आप क्या करिए, या तो अपना ब्राउजर चेंज कीजिए या उसकी कुकीज और हिस्ट्री डिलीट कीजिए, फिर आपका काम हो जाएगा और आपका ये एरर सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर आपका इश्यू नंबर 8 आता है रजिस्ट्रेशन के टाइम में, एरर नंबर 1.1.8 जीएसटी प्रैक्टिशनर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन शोइंग 105% प्रोफाइल कंप्लीट। तो सर ये क्या होता है, का ये इसका एक ही सॉल्यूशन है, आपको क्या करना होता है कि अपना जो जीएसटी प्रैक्टिशनर का है उसको वापस से री रजिस्टर कीजिए जीएसटी पोर्टल पे, फिर उसके बाद आपका सॉल्यूशन इसका हो जाएगा। या एक गन्वेस जनरेट कर दीजिए जीएसटी पोर्टल पे, जो आपका कस्टमर एग्जीक्यूटिव है वो आपसे कांटेक्ट कर लेगा और उसका बाद आपका सॉल्यूशन कर देंगे। फिर उसके बाद आपका होता है इश्यू नंबर 9, एरर नंबर 1.1.9 पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग। तो इसमें क्या होता है कि जब आपको ये इश्यू होता है तो ये कब इश्यू आता है, व्हेन ट्रैकिंग द जीएसटी एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन। तो जब आप एप्लीकेशन को ट्रैकिंग करते हैं तब वो आपको ये इश्यू आता है। तो इसका सॉल्यूशन है, दिस इज रेफरेंस। जब आपके सामने ये इश्यू हो पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग, आपको क्या करना होता है, दिस इज रेफरेंस टू योर पेंडिंग फॉर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, योर यू आर इन्फॉर्म दैट द स्टेटस अगेंस्ट योर सबमिटेड एप्लीकेशन इज शोइंग पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग, प्लीज इंडिकेट द एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली फाइल्ड एंड डिसीजन फॉर पेंडिंग विद द कंसर्न टैक्स ऑफिसर। यानी कि आपका जो पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग इसलिए लिखा हुआ आता है कि जो आपका टैक्स ऑफिसर है उसके तरफ से अभी डिसीजन आना बाकी है, तो आप उसका डिसीजन के का वेट कीजिए और डिसीजन आने के बाद आपका ये एरर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ये एरर आपको शो नहीं करेगा। फिर दूसरा है रजिस्ट्रेशन के टाइम में इश्यू नंबर 10, एरर नंबर 1.1.10 अनेबल टू फाइल क्लेरिफिकेशन एज पेज फॉर क्लेरिफिकेशन डज नॉट ओपन और शो एक्सेस डिनाइड। तो आपको क्या करना होता है, ये एरर कब आता है, व्हेन यू आर ट्राइंग टू फाइल क्लेरिफिकेशन फॉर ऑब्टेनिंग न्यू रजिस्ट्रेशन। जब आप क्लेरिफिकेशन फाइल करते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन को अप्लाई करने के लिए, न्यू रजिस्ट्रेशन लेने के लिए जीएसटी के अंदर, तो आपको एक रिक्वेस्ट, इसका सॉल्यूशन एक ही है कि आप जुडिशियल ऑफिसर के पास जाइए और उसको कहिए कि सर मुझको क्लेरिफिकेशन फाइल करते समय ये एरर आता है, तो आपको मैं ये क्लेरिफिकेशन दे रहा हूँ और आप मेरा क्लेरिफिकेशन एक्सेप्ट कर लीजिए और आपका ये एरर सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर रजिस्ट्रेशन के टाइम में इश्यू नंबर 11 आता है, एरर नंबर 1.1.11 व्हेन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन क्लेरिफिकेशन फाइल्ड पेंडिंग फॉर ऑर्डर। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, जब आप कोई क्लेरिफिकेशन फाइल करते हैं उसके 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आप
ने जो क्लेरिफिकेशन फाइल किया है उसके ऊपर जो आपका टैक्स जुडिशियल ऑफिसर है वो डिसीजन लेता है 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर। ठीक है। अगर वो 7 वर्किंग डेज अगर आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको क्या करना होगा कि जो जुडिशियल ऑफिसर है आपका उससे संपर्क करना है और उसको कहना है कि सर आप मैंने ये क्लेरिफिकेशन फाइल किया था, ये जो रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग आपने जो मुझसे मांगा था क्लेरिफिकेशन उसके रिगार्डिंग, और 7 डेज वर्किंग डेज हो चुके हैं तो आप इसको या तो एक्सेप्ट कीजिए या आपको जो डिसीजन लेना है वो लीजिए। फिर रजिस्ट्रेशन के टाइम में इश्यू नंबर 12 आता है, एरर नंबर 1.1.12 रीजन फॉर रिजेक्शन नॉट नोन। तो कई बार क्या होता है कि जो नोटिफिक जो आपके टैक्स ऑफिसर है वो आपको जब वो एक ऑर्डर पास करता है उसके अंदर रिजेक्शन का एरर नहीं लिखा होता। तो इसका एक सॉल्यूशन है, या तो आप क्या कीजिए, आप व्हेन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन हैज बीन रिजेक्टेड द इसके इसका एक ही सॉल्यूशन है, द एप्लीकेशन में हैव बीन रिजेक्टेड फ्रॉम द एंड ऑफ जुडिशियल ऑफिसर ड्यू टू सर्टेन inconsistencies or in the detail furnished while applying for a new registration in order to seek clarification regarding the registration of the submitted application for new registration kindly follow the following steps। तो आपको ये जो स्टेप्स बता रहा हूँ इसको आपको फॉलो करने होंगे। पहला स्टेप है लॉगिन विद टीआरएन अपना सर्विस। फिर आप यूजर सर्विस में जाइए, यूजर सर्विस के जाने के बाद व्यू नोटिस और ऑर्डर पर चाहिए। उसके बाद इफ यू आर अनेबल टू व्यू द रिजेक्शन रीजन प्लीज कॉन्टैक्ट, आप अपने जुडिशियल ऑफिसर से कॉन्टैक्ट कीजिए और उनसे कहिए कि सर जो मेरा नोटिस है उसके अंदर रीजन शो नहीं हो रहा है, तो आप मुझको रीजन बता दीजिए क्यों आपने ये रिजेक्शन किया है मेरा, जो मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था उसको रिजेक्ट क्यों किया है। फिर उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन के टाइम में इश्यू नंबर 13 आता है, एरर नंबर 1.2.1 द यूजर application the user complained that the core amendment application is pending for processing status after 15 days। तो सर जो आप कोर अमेंडमेंट फाइल करते हैं उसका 15 डेज उसका सबमिशन करने के बाद 15 डेज काउंट होता है, जो आप कोर अमेंडमेंट फाइल करते हैं उसके डिसीजन आने में। तो उसके अंदर क्या होता है कि सैटरडे संडे और जो पब्लिक हॉलीडे है वो काउंट नहीं होते, और फिर भी आपका आफ्टर वर्किंग आफ्टर 15 वर्किंग डेज आपका कोई जो ऑर्डर नहीं आता है आपके जुडिशियल ऑफिसर से, तो आप उसको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं जुडिशियल ऑफिसर से, और अपना जो कंसर्न है जो क्लेरिफिकेशन है जो कोर अमेंडमेंट है उसके रिगार्डिंग क्लेरिफिकेशन या ऑर्डर उससे मांग सकते हैं। फिर आपका रजिस्ट्रेशन के टाइम में इश्यू नंबर 14 आता है, एरर नंबर 1.2.2 unable to add authorized signatory on portal and getting error a duplicate mobile number are passed in partner promoter detail while filling the application। तो सर ये एरर कब आता है, जब आप एक ही मोबाइल नंबर या मेल आईडी दूसरे पार्टनर या प्रमोटर के लिए किसी दूसरे ऑथराइज सिग्नेचर को बनाने के लिए यूज करते हैं। तो सर जीएसटी पोर्टल पे अलग अलग पार्टनर के लिए आपको अलग अलग मेल आईडी यूज करनी होती है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी मोबाइल नंबर और मेल आईडी चेंज करिए और फिर वापस से उसको अप्लाई करके देखिए, आपका सोल्यूशन हो जाएगा इस एरर का। फिर रजिस्ट्रेशन के टाइम में इश्यू नंबर 15 आता है, एरर नंबर 1.2.3 वैलिडेशन एरर आफ्टर फाइलिंग कोर अमेंडमेंट एप्लीकेशन एज नेम डेट ऑफ बर्थ डज नॉट मैच विद प्रोमोटर पैन नंबर। तो इसका सर एक ही सॉल्यूशन है, इसका ये एरर कब आता है, व्हेन अमेंडमेंट कोर जब आप कोर अमेंडिंग फील्ड में अमेंडमेंट करते हैं तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा कि यू आर रिक्वेस्टेड टू डू नॉन और अमेंडमेंट टू मेक चेंजेस इन नेम डीओबी ऑफ प्रमोटर। तो आप पहले नॉन कोर अमेंडमेंट में जाइए और उसमें प्रमोटर का नाम और डीओबी चेंज कीजिए। जब आपका वो ऑटो प्रूव हो जाएगा उसके बाद आप अपना जो कोर अमेंडमेंट है वो फिर से फाइल कीजिए और उसमें नेम और डीओबी चेंज करके देखिए, आपका जो ये एरर जो आ रहा है उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर रजिस्ट्रेशन के टाइम में इश्यू नंबर 16 आता है, एरर नंबर 1.2.4 नॉट सेविंग द चेंजेस व्हेन ट्राइंग टू ऑर्डर्स अदर टू व्हेन ट्राइंग टू मेक अदर्स
सिग्नेटरी एज प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी। तो आपका ये एरर कब आता है? वाइल मेकिंग कोर अमेंडमेंट फाइल्ड कोर अमेंडमेंट फील्ड आप जब फाइल करते हैं तब आपको ये एरर आता है। इसका जो सजेस्टेड सॉल्यूशन है मेरी तरफ से वो ये है, दिस एरर कम्स व्हेन एनी डॉक्यूमेंट और अदर डिटेल इज मिसिंग फॉर ऑलरेडी एडेड ऑथराइज सिग्नेटरी। जब आपके ऑथराइज पहले से जो आपने ऑथराइज सिग्नेटरी बना रखा है उसके अंदर कोई या तो डिटेल मिसिंग है या उसका कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, तो हु इज बीइंग मेड प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी, जिसको आप प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी आपने पहले से बना रखा है, काइंडली गो टू द पार्टनर प्रोमोटर टैब। आप पार्टनर प्रोमोटर टैब में चाहिए एंड प्लीज चेक द डिटेल्स ऑलरेडी एडेड। आपने जो डिटेल्स पहले से ऐड कर रखी है उसकी डिटेल्स चेक कीजिए और सेव द पेज, अगर सब सही है तो सेव पेज को सेव कीजिए। देन गो टू द ऑथराइज सिग्नेटरी टैब और फिर ऑथराइज सिग्नेटरी टैब में जाइए एंड ट्राई टू सबमिट द फॉरम, और सब फॉरम को सबमिट करने की कोशिश कीजिए, आपका इस एरर का सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपका इश्यू नंबर 17 आता है, वो अमेंडमेंट ऑफ कोर फील्ड के अंदर आता है। एरर नंबर 1.2.5, अनएबल टू मेक अमेंडमेंट एज पेज रिडायरेक्ट टू पार्टनर प्रोमोटर टैब, बिजनेस डिटेल टैब या प्रिंसिपल या एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस टैब while submitting the amendment application through submitted with DSC EVC। तो ये एरर आपका कब आता है? एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन विद DSC EVC। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है, प्लीज चेक इफ ऑल मैंडेटरी फील्ड, जो आपकी स्टार हुई हुई मैंडेटरी फील्ड्स है और वो पूरी तरीके से भरी हुई हो और उसमें कोई ना कोई आपने डाटा डाला हो और जो आपसे डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हो। इफ डॉक्यूमेंट आर मिसिंग, अगर कोई डॉक्यूमेंट उसमें से नहीं है तो पहले आप डॉक्यूमेंट नॉन कोर फील्ड में जाइए, नॉन कोर अमेंडमेंट फील्ड में जाइए और डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए। आफ्टर दैट फाइल न्यू, जब आपका वो नॉन कोर अमेंडमेंट फील्ड है वो अप्रूव हो जाए, ऑटो अप्रूव हो जाए, फिर आप उसको न्यू कोर अमेंडमेंट फील्ड कोर अमेंडमेंट के लिए अप्लाई कीजिए। फिर रजिस्ट्रेशन के टाइम में इश्यू नंबर आता है 18, एरर नंबर 1.2.6, अमेंडमेंट फॉर कोर फील्ड के लिए आता है। इश्यू क्या आता है? इश्यू एरर मैसेज ऑन वेरिफिकेशन टैब, some required field are not filled in partner promoter tab while making amendment or submitting with DSC EVC। तो ये एरर कब आता है? ये एरर आता है एट द टाइम ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कोर अमेंडमेंट फील्ड। और इसका सजेस्टेड सॉल्यूशन क्या है? आपको जो फॉलोइंग स्टेप्स बता रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए, आपका ये हो जाएगा। पहला स्टेप क्या है? यू विल बी रिक्वायर्ड टू फाइल नॉन कोर अमेंडमेंट फर्स्ट। पहले आपको नॉन कोर अमेंडमेंट है वो पहले फाइल करना होगा। गो टू पार्टनर प्रोमोटर टैब, क्लिक ऑन ईच पार्टनर एंड चेक ऑल द मैंडेटरी फील्ड, और सारी फील्ड जो स्टार की फील्ड है उसको भरो। फिर उसके बाद अलग अलग पार्टनर के अलग अलग जाइए, अगर कोई ब्लैंक है तो उसको भरिए और डाटा को सेव करते जाइए। यू हैव टू डू दिस साइकिल ईच पार्टनर और प्रमोटर, सभी पार्टनर और प्रमोटर के लिए आपको ये साइकिल करनी है। आफ्टर दैट सबमिट द नॉन कोर अमेंडमेंट फील्ड, फिर उसको आपको नॉन कोर अमेंडमेंट फील्ड को सबमिट कर देना है। आफ्टर अप्रूवल ऑफ नॉन कोर अमेंडमेंट फील्ड, जब आपका नॉन कोर अमेंडमेंट फील्ड ऑटो अप्रूव हो जाए उसके बाद आपको कोर अमेंडमेंट एप्लीकेशन फ्रेश फाइल करनी है, आपका काम हो जाएगा। फिर उसके बाद इश्यू नंबर 19 आता है, एरर नंबर 1.2.7। एरर क्या आता है? अपडेटिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नॉट रिसीव आफ्टर कोर अमेंडमेंट इज फाइल्ड। तो इसका सॉल्यूशन क्या आता है? ये इसका सॉल्यूशन जब ये प्रॉब्लम आती है जब आप कोर अमेंडमेंट आफ्टर अमेंडमेंट फॉर कोल्ड फाइल्ड, जब आप कोर अमेंडमेंट फाइल करते हो उसके बाद आपको ये एरर आता है। तो सजेस्टेड सॉल्यूशन ये है, अमेंड टू कोर फील्ड रिक्वायर्ड अप्रूवल बाय टैक्स ऑफिसर। और ये जो अमेंडमेंट फॉर कोर फील्ड होती है इसके लिए अप्रूवल आपका जो जुडिशियल ऑफिसर या जीएसटी ऑफिसर है उसकी तरफ से जब अप्रूवल आती है तब आपका ये कोर अमेंडमेंट वो सब ओके होता है। अगर उसकी तरफ से कोई नहीं आता, वंस द एप्लीकेशन इज अप्रूव्ड और रिजेक्ट, जब आपकी जो एप्लीकेशन है कोर अमेंडमेंट की जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट और अप्रूव हो जाए, यू विल रिसीव ए नोटिफिकेशन थ्रू एसएमएस, आपके मेल और आईडी पे या एसएमएस पे एक नोटिफिकेशन आएगा। यू कैन व्यू और डाउनलोड अप्रूवल ऑर्डर REG 15
आपके पास एक अप्रूवल, अगर आपका अप्रूव हो जाता है तो आपके पास एक REG 15 ऑन द डैशबोर्ड आएगा। फिर उसके बाद यू कैन डाउनलोड अमेंड रिजेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द डैशबोर्ड बाय फॉलोइंग स्टेप्स। आपको क्या क्या स्टेप्स करने हैं, वो लॉगिन करना है जीएसटी पोर्टल को, फिर सर्विस में जाना है, फिर यूजर सर्विस में डालना है, फिर व्यू एंड डाउनलोड सर्टिफिकेट में जाना है, check the latest registration certificate according to the date of issue of certificate present in the registration certificate of download। ठीक है, तो आपका फिर उसके बाद ये इस एरर का सोल्यूशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के टाइम में जो इश्यू नंबर 20 आता है वो एरर नंबर 1.2.8 है। द यूजर कंप्लेन दैट द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिसीव्ड आफ्टर the registration certificate received after core amendment fee does not contain digital signature। तो ये एरर कब आता है, व्हेन दिस एरर कम्स व्हाइल जनरेटिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो इसका जो सजेस्टेड सॉल्यूशन है वो ये है, काइंडली नोट दैट ए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज ए डिजिटली साइंड डॉक्यूमेंट। मोर एवर इफ यू इफ योर रजिस्ट्रेशन इज डीम्ड अप्रूवल, आपका जब रजिस्ट्रेशन डीम्ड अप्रूवल होता है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लिखा हुआ था, तो आपको क्या करना होता है कि इन सच केसेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विल इंडिकेट मैसेज is that is that it is used based on deemed approval। ठीक है, तो आप अपने जुडिक्शन ऑफिसर से है उससे कांटेक्ट कर लीजिए, वो आपको बता देगा कि आपका जुडिक्शन क्या है। फिर आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम में इश्यू नंबर 21 आता है, एरर नंबर 1.2.8, फोटो ऑफ पार्टनर प्रमोटर हैज बीन एक्सचेंज और नॉट प्रेजेंट इन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इसका ये एरर कब आता है, जब आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है, आप नॉन कोर फील्ड में जाइए, नॉन कोर फील्ड में जाके आप प्रमोटर, जो आपका पार्टनर प्रमोटर है उसको नॉन कर, उसमें फोटो अपलोड कीजिए सही है जो, और उसको फाइल कीजिए। जब वो ऑटो अप्रूव होके आ जाएगी फिर उसके बाद आपका जो ये एरर है वो सोल्व हो जाएगा। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन के टाइम में इश्यू नंबर 22, एरर नंबर 1.3.2, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नॉट रिसीव्ड आफ्टर अप्रूवल ऑफ नॉन कोर अमेंडमेंट। तो आपको ये एरर कब आता है, ये एरर आता है आफ्टर अमेंडमेंट ऑफ नॉन कोर फील्ड। तो आपको एक क्या होता है कि जब आपका नॉन कोर अमेंडमेंट फाइल होता है उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं आता। आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आता है जब आप कोर अमेंडमेंट फील्ड फाइल करते हैं। तो अगर आपका नॉन कोर अमेंडमेंट फील्ड आपने फाइल कर दिया और उसका ऑटो अप्रूवल हो गया, उसके बाद आप कोर अमेंडमेंट फील्ड फाइल कीजिए, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आएगा। फिर रजिस्ट्रेशन का टाइम में इश्यू नंबर 23, एरर नंबर 1.3.3, कंसर्न रिलेटेड कन्वर्जन ऑफ रजिस्ट्रेशन टाइप SEZ कन्वर्जन रेगुलर टू SEZ और वाइस वर्सा। तो सर आपको मैं एक ये कहना चाहूंगा, जो आपका SEZ और डेवलपर SEZ यूनिट या डेवलपर का जो रजिस्ट्रेशन होता है और जो आपका रेगुलर का रजिस्ट्रेशन होता है वो आपको अलग अलग होता लेना होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। अगर आपने कोई गलत कैटेगरी सिलेक्ट कर ली है, रेगुलर की जगह SEZ सिलेक्ट कर लिया है या SEZ की जगह रेगुलर सिलेक्ट कर लिया है, तो आपको क्या होता है उस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कराना होता है। उस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कराने के बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होता है, उसी के बाद ही आपका इसमें कैटेगरी चेंज होगी। अगर आपको दोनों टाइप के रजिस्ट्रेशन लेने हैं, रेगुलर का या SEZ का, तो आपको क्या करना होगा, तो दोनों के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने होंगे और अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना होगा, तभी आपका इसका सॉल्यूशन होगा। फिर आपका रजिस्ट्रेशन के टाइम में इश्यू नंबर 24 आता है, एरर नंबर 1.4.1, एप्लीकेशन एरर स्टेटस इज पेंडिंग विद MCA। तो आपको इसका सॉल्यूशन ये है कि आप अपने MCA को कांटेक्ट कीजिए और उससे पहले सॉल्यूशन करवाइए, फिर उसके बाद आपको जो SRN है उसको कंप्लीट करना होगा। जो फिर उसके बाद आपका आता है इश्यू नंबर 25, एरर नंबर 1.5.1, स्टेटस ऑफ ARN जनरेटेड अगेंस्ट द एप्लीकेशन ऑफ कैंसिलेशन इज शोइंग पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग। तो आपका क्या होता है कि जो आपका कैंसिलेशन के लिए ARN जनरेट होता है वो पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग इसलिए आ रहा है क्योंकि आपके जो जुडिशियल ऑफिसर है उसने अब तक उस जो एप्लीकेशन उसके पास कैंसिलेशन की पूछी है उसके ऊपर डिसीजन नहीं लिया है। अगर आपको क्या करना होता है, जो आप आफ्टर 20 वर्किंग डेज, जिसके अंदर आपका संडे सैटरडे और पब्लिक हॉलीडे काउंट नहीं होगा,
उसके बाद आपके जो 20 वर्किंग डेज हो जाते हैं कंप्लीट, उसके बाद आपको जुडिशनल ऑफिसर से कांटेक्ट करना होगा। और उनसे कांटेक्ट करने के बाद उनसे कहना होगा सर मैंने कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, और उसके बाद भी मेरे आफ्टर 15 वर्किंग डेज, आफ्टर 20 वर्किंग डेज मेरा जो आप मैंने कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया उसके ऊपर आपने कोई ऑर्डर नहीं दिया है, तो आप प्लीज मेरा जो ये रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दीजिए। फिर आपका इश्यू नंबर 26, एरर नंबर 1.5.2, स्टेटस ऑफ एरर जनरेट अगेंस्ट द एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन डिस्प्लेइंग क्लैरिफिकेशन फाइल्ड पेंडिंग फॉर ऑर्डर। तो जब आप क्लैरिफिकेशन फाइल कर देते हैं और उसके बाद पेंडिंग फॉर ऑर्डर रहता है, तो आप क्या होता है कि आप ये जो ऑर्डर है वो आपके जुडिशियल ऑफिसर है उसकी तरफ से लिया जाता है। तो आपको अपने जुडिशियल ऑफिसर से कांटेक्ट करना होगा और उससे कहिए कि सर आपने जो मैंने जो कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया था उसमें आपने क्लेरिफिकेशन मांगा था और मैंने उसका क्लेरिफिकेशन दे दिया है, और प्लीज आप उसको जो आपकी तरफ से वो पेंडिंग फॉर ऑर्डर है तो आपको जो ऑर्डर है वो आप पास कर दीजिए। एरर नंबर 27, इश्यू नंबर 27, एरर नंबर 1.5.3, प्लीज फाइल ऑल पेंडिंग रिटर्न till cancellation date before submission of application for revocation of cancellation at the time of filing revocation application। जब आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑटो कैंसिल हो जाता है या सुमो मोटो आ जाता है आपके ऊपर, तब आपको क्या करना होता है कि जो आपका रजिस्ट्रेशन ऑटो कैंसिल हो गया है उसके लिए आपको रिवोकेशन फाइल करना होता है। और उस रिवोकेशन फाइल करने के लिए आपकी जितनी भी रिटर्न पेंडिंग आपकी प्रीवियस की वो सारी फाइल करनी होती है, और उस पे जो आपकी पेनल्टी या आपकी फीस बनती है वो सारी आपको भरनी होती है। उसके बाद ही आपका रिवोकेशन ऑफ एप्लीकेशन वो फाइल हो पाएगा, और वो आप रिवोकेशन ऑफ फाइल फाइल करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन आपको वापस कैंसिलेशन से एक्टिवेट हो जाएगा। फिर रजिस्ट्रेशन के टाइम में इश्यू नंबर 28 आता है, एरर नंबर 1.5.4, स्टेटस ऑफ एरर जनरेटेड अगेंस्ट द एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन डिस्प्लेइंग पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग व्हेन टैक्स पेयर अप्लाई फॉर कैंसिलेशन बाय मिस्टेक। तो अगर आपने कोई कैंसिलेशन अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जो कैंसिलेशन है वो गलती से फाइल कर दिया है और ऊपर पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग बोल रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, अपने जुडिशियल ऑफिसर के पास जाना है और उनसे कहना है कि सर मैंने जो कैंसिल फॉर मेरा जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है उसका जो कैंसिलेशन है वो गलती से फाइल कर दिया है, और उसका जो स्टेटस है वो ये शो हो रहा है कि आपका पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग उसका स्टेटस शो हो रहा है, तो आप उसको कैंसिल मत करिए, उसके लिए क्लैरिफिकेशन मांग लीजिए और मैं उसमें ये दे दूंगा कि आपको कि ये जो कैंसिलेशन है वो गलती से फाइल हुआ है और आप इस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल मत कीजिए। इसका सॉल्यूशन ये है। फिर आपका रजिस्ट्रेशन के टाइम में एरर नंबर 29, issue number 29, error number 1.5.5, status of error generated against the application for revocation of cancellation is showing pending for processing। तो क्या होता है ये पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग इसलिए शो हो रहा है क्योंकि आपके जो जुडिशियल ऑफिसर है उसने आपने जो रिवोकेशन फाइल किया है उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया है। तो इसका एक ही सोल्यूशन है, आप अपने जुडिशियल ऑफिसर के पास जाइए और उनको कहिए सर मैंने ये रिवोकेशन के लिए अप्लाई किया है और आप इसको कैंसिल, जो मेरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो मुझको वापस दे दीजिए, उसको कैंसिल मत कीजिए, और आपका इस एरर का सोल्यूशन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन इश्यू नंबर 30 आता है, एरर नंबर 1.6.1, डीएससी यू आर ट्राइंग टू फिक्स डज नॉट मैच विद द सिलेक्टेड ऑथराइज्ड सिग्नेटरी। ये एरर जब आता है जब आपके जो डीएससी है उसमें जो आपका जिसके नाम से आपने डीएससी ले रखा है उसका पैन नंबर, नेम और डीओबी वो मैच नहीं कर रहा, जो कि आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन में ऑथराइज्ड सिग्नेटरी है उसके नेम, पैन नंबर और डीओबी से मैच नहीं हो रहा। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, उसका सॉल्यूशन ये है कि आप न्यू डीएससी लीजिए और वो डीएससी लीजिए जिसमें आपने जिस बंदे के नाम से आपने ऑथराइज्ड सिग्नेटरी बना रखा है उसके पैन नंबर और उसमें उसका पैन नंबर, नेम और डीओबी मैच करता हो जीएसटी रजिस्ट्रेशन से। फिर उसके बाद आपका एरर नंबर 31, इश्यू नंबर 31, रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग एरर नंबर 1.6.2, सर्टिफिकेट ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद अनदर ऑथराइज्ड सिग्नेटरी व्हाइल डूइंग रजिस्टर या अपडेट डीएससी। तो ये एरर जब आता है जब आपका डीएससी रजिस्टर हो आपके जीएसटी नंबरों से
तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप उस डीएससी को डायरेक्ट यूज कीजिए, ना कि उसको वापस से रजिस्टर कीजिए। ठीक है। तो उसके बाद आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग आपका इश्यू नंबर 32, एरर नंबर 1.7.1, कंपोजिशन कंपोजिशन इश्यू विद कंपोजिशन स्टार्ट डेट और एंड डेट। तो व्हेन यू आर ट्राइंग टू, ये एरर कब आता है? व्हेन यू चेंज टैक्स पेयर टाइप, जब आप टैक्स पेयर टाइप आपका चेंज हो जाता है फ्रॉम कंपोजिशन स्कीम टू नॉर्मल टैक्स पेयर। तो ये क्यों होता है? ये जब होता है जब आप कंपोजिशन में रहने की जो कंडीशन है उसको फुलफिल नहीं करते, तब आपका जो कंपोजिशन रजिस्ट्रेशन होगा वो ऑटोमेटिकली रेगुलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप क्या है, जो इसका एक ही सोल्यूशन है, आप अपने टैक्स ऑफिसर से कांटेक्ट कीजिए। अगर फिर भी सोल्यूशन नहीं हो रहा तो आप जो कंडीशन है उसको मानिए जो कि आपकी कंपोजिशन में रहने की है। इश्यू नंबर 33, एड नंबर 1.8.1 रजिस्ट्रेशन के लिए इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड व्हाइल लॉगिन। प्लीज रीसेट न्यू ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एंड ऐड न्यू लॉगिन आईडी और पासवर्ड टू सबमिट पेंडिंग रजिस्ट्रेशन। तो इसको आपको क्या करना होगा? आपका जो आपके जो जुडिशियल ऑफिसर है उससे कांटेक्ट कीजिए और उनको कहिए सर मेरे नाम से क्या है का जो मेरी मेल आईडी और पासवर्ड वो सही नहीं बता रहा है, तो आप मेरी मेल आईडी और मोबाइल नंबर मेरे जीएसटी पोर्टल से चेंज कर दीजिए, उसको एक एप्लीकेशन दे दीजिए, आपका इस एरर का सोल्यूशन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका एरर नंबर 34, एरर नंबर 34 नहीं, इश्यू नंबर 34, एरर नंबर 1.9.1, एरर का नाम है LUAC 9091। आपके जब ये एरर कब आता है? जब आपके सामने, जब आप कोई रजिस्ट्रेशन करते हैं तब आपके सामने ये एरर शो होता है, समथिंग सिम्स हैव टू बी रॉन्ग व्हाइल प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट, प्लीज ट्राई अगेन। अगर आपके सामने ऐसा कुछ शो होता हो तो आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और एक ग्रीवेंस जनरेट कीजिए और उसमें ये लिखिए कि सर मुझे ये एरर आ रहा है, जब मैं इसको लॉगिन कर रहा हूँ या रिटर्न पेंडिंग रिटर्न को सबमिट कर रहा हूँ तो मेरे सामने ये एरर आ रहा है, तो इसको सोल्यूशन कीजिए। तो आप क्या कीजिए, उसके नाम से ग्रीवेंस जनरेट कर दीजिए और उसमें ये स्क्रीनशॉट लगा दीजिए, आपका सोल्यूशन हो जाएगा। फिर इश्यू नंबर 35, रजिस्ट्रेशन एरर, एरर कोड 1.9.1 LULUWS 90921। तो अगर आपके जब आप कोई भी जीएसटी पोर्टल पर एक्टिविटी करते हैं तब आपके सामने अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके नाम से एक ग्रीवेंस जनरेट कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट उसमें अटैच कर दीजिए, आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो थी रजिस्ट्रेशन के टाइम में जो जो एरर आते हैं उसको हमने आज कवर किया था। अब अगली वीडियो में हम जो रिटर्न्स के अंदर जो आपको एरर आते हैं उसको कवर करेंगे। और उसके बाद ये जो इस वीडियो का मोटिव ये है कि आपको जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर जो जो एरर आते हैं उसके ऊपर हम ये वीडियो बना रहे हैं, उसके ऊपर हम ये वीडियो बना रहे हैं और ये वीडियो कई पार्ट्स में बनाई जाएगी। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हम आपको बता रहे हैं, आपको एक आइडिया दे रहे हैं, हम इस वीडियो सीरीज में हम क्या क्या कवर करेंगे। एक तो आपके रिटर्न फाइल करने के रिगार्डिंग जो आपके एरर आते हैं उसको कवर करेंगे। दूसरा, रिटर्न 2A की रिटर्न फाइल करते समय आपके सामने जो एरर आते हैं उसको कवर करेंगे। फिर उसके बाद आपकी जो 3B फाइल करते समय आपको जो एरर आते हैं उसको कवर करेंगे। फिर आपको ये 3B के लिए इतने एरर है। फिर आपका जो GSTR 6 अगर आप फाइल करते हैं और उसके समय जो एरर आते हैं उसको आप कवर करेंगे। जब आप GSTR 9 फाइल करते हैं और जो आपके जीएसटी पोर्टल पे जो एरर आते हैं उसको कवर करेंगे। फिर उसके बाद आपका GSTR 9 फाइल करते हैं और उसके समय जो एरर आते हैं उसको कवर करेंगे। और फिर उसके बाद आप कोई तरीके की पेमेंट करते हैं जीएसटी पोर्टल पे, उस समय आपके पास जो एरर आते हैं उसको कवर करेंगे हम इस वीडियो, अगले जो नेक्स्ट वीडियोस आएगी उसमें, इन वीडियो सीरीज में। और उसके बाद जो आप रिफंड फाइल करते हैं और उसके टाइम में जो एरर आते हैं उसको कवर करेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में। रिफंड के बाद आपका जो ईवे बिल अगर आप कुछ बनाते हैं उसके अंदर जो ईवे बिल बोर्ड पे आपको जो इश्यूज आते हैं उस जो एरर आते हैं उसको कवर करेंगे। फिर आप अगर DRC 03 अगर फाइल करते हैं उसके टाइप में जो एरर आते हैं उसको हम कवर करेंगे इस वीडियो में, अगले नेक्स्ट वीडियो में।
तो ये जो मैंने आपको एक टॉपिक बताया है कि किन किन टॉपिक पे हम ये वीडियो बनाने वाले हैं, ये सीरीज होने वाली है। तो आप बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। और आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और साथ में इस वीडियो को पूरा देखिएगा। थैंक यू। आज के लिए वकील जी क्लासेस में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।